सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को और श्रोताओं को मेरा यानी रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार और लोक सेवा प्रसारण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बड़ा खास दिन है आज और लोक सेवा प्रसारक होने के कारण हम सबका ख्याल रखते हैं संगीता, है ना? जी बिल्कुल, और श्रोताओं ने भी बहुत सारी बधाइयां दी हैं हमें फेसबुक पेज पर, तो सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। और इसीलिए तो हम लगभग कोशिश करते हैं कि हर विधा हर विषय के बारे में आपको अद्यतन जानकारी दें, और चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे मनोरंजन की बात हो, चाहे व्यंजन की बात हो, जी, है ना? क्योंकि प्रत्येक दिन बड़ा खास होता है, कुछ ना कुछ होता है। तो आज हम श्रोताओं से जिन विषयों पर बात करेंगे, अपनी सखियों से जिन विषयों पर बात करेंगे, भाई हमारे श्रोता समझ गए कि व्यंजन बताएंगे हम जरूर। आज व्यंजन विधि का दिन है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और वहीं हम बताएंगे जी विश्व निमोनिया दिवस भी है, तो इस विषय पर भी बात करेंगे। और जब बच्चों की बात आई है तो आजकल जैसे छुट्टियां हैं या जब भी छुट्टियां हो तो बच्चों को कैसे व्यस्त रखा जाए, इसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे हम लोग, है ना? जी, और किसी न किसी सखी विशेष की आज बात करते हैं रेणु जी। तो आज बात करेंगे सखी विशेष मौमिता दत्ता जी की। जी हाँ, तो जो आज खास दिवस है लोक सेवा प्रसारण दिवस, तो आप सब जैसा कि जानते हैं, हमारे बहुत सारे साथियों ने साझा भी किया है कि सन 2000 में लोक सेवा प्रसारण दिवस या जन प्रसारण दिवस के रूप में ये घोषित किया गया। और क्योंकि आज ही के दिन यानी 12 नवंबर को मनाया ही जाता है। आज ही के दिन सन 1947 की याद की जाती है, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नई दिल्ली के आकाशवाणी स्टूडियो में आए थे, और उसी याद में ये मनाया जाता है। यानी कि एक जन प्रसारक की एक भूमिका उस दिन शुरू की, यानी कि उस दिन वो सजीव उन्होंने बोला था पहली बार, इसलिए वो दिवस खास तौर से मनाया जाता है। नहीं तो अगर देखा जाए तो हमारी जो मूल ध्येय है आकाशवाणी का, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये मूल मंत्र तो है ही, और इसीलिए आकाशवाणी इस तरह से सभी समुदाय सभी संस्कृति को एकजुट लेकर साथ में आगे बढ़ रही है। जी, और हम इसी दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं। निरंतर प्रयास चलता ही रहता है, यही इसका मुख्य लक्ष्य है। बिल्कुल जी। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो एक सार्वजनिक रेडियो प्रसारण सेवा है जिसकी उपलब्धता राष्ट्रव्यापी है। जी हाँ, ध्येय वाक्य जैसा कि अभी हमने कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, और विमोचन तिथि इसकी 1927। और भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई यानी बम्बई और कलकत्ता में सन 1927 में 2 निजी ट्रांसमीटरों से हुई। जी। और सफर तय करते करते आज 2021 आ गया, जी, है ना? कितना सारे ट्रांसमीटर्स भी हो गए। जी हाँ। और कितनी सारी जगहों से बहुत सारी भाषाओं में प्रसारण भी होता है। तो 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, और तब इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन रखा गया, और बाद में 1957 में नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया। जी हाँ, मई 1932 में ये स्थायी रूप से ऑल इंडिया रेडियो बन गया, या जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, आकाशवाणी। और इसकी सेवाएं प्रादेशिक भाषाओं में भी हैं, जो देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है। और संगीता, अगर हम बात करें लोक सेवा प्रसारक के तौर पर, तो अभी जो हमने दौर चल रहा है, अभी थोड़ा सा खत्म होने के कगार पर जरूर है, लेकिन जो दौर अभी हमने 1.5 वर्ष गुजारा, उसमें खास तौर से आप सब ने देखा श्रोताओं के किस तरह से एक अद्यतन जानकारी, सही सूचना देने की आकाशवाणी ने कोशिश की, और सही मायने में एक जन प्रसारक की जो हमारी भूमिका है उसको निभाने की कोशिश की गई। जी, और कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे श्रोता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जी, क्योंकि जो हम लोग हैं या जो भी कार्यक्रम हमारे यहाँ से प्रसारित होते हैं, जो भी बातें होती हैं, वो हमारे श्रोताओं तक पहुँचती हैं, और इसका लाभ उन्हें भी मिलता है, और उनके पास भी जो जानकारी होती है वो हमसे साझा करते हैं। सभी लाभान्वित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और लोक सेवा का मतलब यही होता है कि हम आम जन की बात करें, जन जन की बात करें, चाहे वो हमारे वो मछुआरे भाई बंधु हो,
या इसीलिए उनके लिए हम मौसम की जानकारी लेकर आते हैं, या कोई रेल में अगर सफ़र कर रहा है तो उसकी जानकारी लेकर आते हैं, या कोई चेतावनी आए या कोई आपदा आए प्राकृतिक, उसके बारे में सजग करने की कोशिश की जाती है। या कभी बाढ़ में हमारे साथी फंसते हैं, या कहीं भूस्खलन हो, या कहीं ऐसी स्थिति हो, तो बहुत सारे समय पर आकाशवाणी ने अपनी जन प्रसारक की भूमिका निभाई है। बहुत सारे ऐसे लैंडलाइन नंबर आदि कोशिश की गई कि जिनको जो कहीं लोग गुम हो गए हैं उनको एक दूसरे से मिलवा दिया जाए, कैसे किया जाए, एक अलग से बूथ बनाया गया। बहुत सारी ऐसी आपात स्थिति में देश में जब भी आई तो जहाँ जहाँ संभव हुआ हमने एक कोशिश की अपनी भूमिका निभाने की, जो एक जन प्रसारक की होती है। और देखिए, जो कई बार जब हमारे यहाँ से जो भी प्रसारण होता है रेणु जी, तो वो जन जन तक पहुँचता है, क्योंकि आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो, ये देखिए कोई व्यक्ति अगर सरहद के पास है तो वहाँ भी आवाज़ें जाती हैं, या हमारे जो कृषक भाई बहन हैं वो भी जब खेती करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि भाई वहाँ तो बहुत सारी जो इंफॉर्मेशंस हैं, जो जानकारी हैं, टीवी के माध्यम से तो हम नहीं ले सकते, लेकिन कई बार रेडियो मेड़ पर भी रख करके सुना जाता है। तो जो भी आपातकाल में जो भी बातें कही जाती हैं, या जब हम मनोरंजन की बात भी करते हैं, तो उस वक्त रेडियो उनके साथ रह सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और बड़ी अच्छी बात तुमने याद दिलाई संगीता। अभी कोरोना के समय ही हमारे किसान भाई ने बहुत अच्छी बात अपनी साझा की थी कि हम तो खेत में जब खड़े रहते हैं तो अपने सिर पर ये गमछा जैसा या पगड़ी जैसी छोटी सी बांध लेते हैं और इसी में मोबाइल खोस लेते हैं, मतलब उसी में लगा लेते हैं और काम करते रहते हैं और सुनते रहते हैं, तो मनोरंजन भी होता रहता है। ये तो हो गई बात कि मनोरंजन बहुत ज़रूरी है। कोरोना में खास तौर से जब हमारे सारी जगह से हम बिल्कुल कट चुके थे तो मनोरंजन बहुत आवश्यक था, और इस तरह से एक लोक सेवा प्रसारक की तरह से आकाशवाणी की भूमिका आप सबने देखी। तो एक बार ढेर सारी आपको, क्योंकि हमारा आपका संबंध बड़ा अनोखा है, ढेर सारी बधाई, है ना संगीता? सारी बधाई। एक बात तो कहना भूल गए कि अपने साथियों से ये बात हम कहना चाह रहे थे कि आप कैसे बचपन में व्यस्त रहते थे। पहले तो ये आप बताइए खुद, है ना, क्योंकि हम तो बच्चों को व्यस्त रखने के लिए बड़ी मशक्कत करने वाले हैं, लेकिन पहले आप तो बताएं कि आप खुद कैसे व्यस्त रहते थे। नहीं तो वो ये कहेंगे कि भाई हमारा समय अलग था, हमारा जमाना अलग था, अरे हम तो अलग तरह से रहते थे, तो इसी वजह से तो बच्चे जो हैं वो अपनी तरह से व्यस्त। कोई अलग अलग नहीं होता है, होता वही है सब कुछ। ऐसा है, बस समय बदला है। नहीं तो हम अपनी तरफ से जो है ये बहाने बना देते हैं ना। नहीं, अच्छा साथियों, ऐसा है कि हम अपने श्रोताओं से कह देते हैं संगीता की बात बिल्कुल मत सुनिए, कोई बहाने नहीं चलेंगे। जैसे आप व्यस्त रहते थे, आप याद करिए कि आप बचपन में जब छुट्टियां होती थी तो क्या क्या करती थी, वो हमें बताइए, तो फिर हम देखते हैं कि क्या उसमें से ज्यादा बेहतर है ना, या फिर बच्चे बताएंगे कि क्या अच्छा है। हाँ, हम लोग तो सब बताएंगे लेकिन बच्चे सब किनारे कर देंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करने वाले हैं मौमिता दत्ता जी की, जो कि कोलकाता में जन्मी और वैज्ञानिक हैं ये, और इन्हें रॉकेट गर्ल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जी, और इसरो में कार्यरत हैं ये, और जानी मानी महिला भौतिक विज्ञानी। आपके पिता श्री दत्ता भारतीय सेना में कार्यरत थे। मौमिता दत्ता ने बैचलर इन इंजीनियरिंग कोलकाता से की और अप्लाइड फिजिक्स से एमटेक किया, और प्रकाश विज्ञान में विशेषतः इनकी रुचि रही। क्या बात है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की छात्र मौमिता विज्ञान के साथ साथ रचनात्मक लेखन और भाई बड़ी खास विधा है, संगीत में भी विशेष रुचि रखती हैं, विलक्षण प्रतिभा है आपकी। साथ ही क्रिकेट, फुटबॉल के खेलों में भी रुचि रखती हैं। उनका कहना है कि जब वो 9वीं कक्षा में पढ़ती थी तब प्रकाश के अध्ययन के दौरान उनकी विज्ञान में रोचकता बढ़ी और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई ही करेंगी जी, और करके दिखा दिया है ना। हाँ, और मौमिता दत्ता उसके बाद बड़ी दृढ़ता और विश्वास से ये कहती हैं कि हर लड़की को बड़े सपने देखना और उसे प्राप्त करने के बराबर का अधिकार है। क्या बात। और जब मौमिता छोटी थी तब चंद्रयान मिशन ने उन्हें काफी प्रभावित किया था। कोलकाता से एमटेक करने के बाद आपने अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ज्वाइन किया, फिर इसरो के कई मिशन में काम करती रही जी, और मैनेजर के तौर पर, प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर। बहुत बड़ी बात है। उन्हें मंगलयान मिशन के लिए इसरो टीम ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया गया। मौमिता दत्ता 2006 में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में शामिल हुई। तब से चंद्रयान 1 और मार्स और बिटर मिशन जैसी कई प्रतिष्ठित परियोजनाओं का वो हिस्सा रही, और मंगल ग्रह के लिए मीथेन सेंसर के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर का भी आपने कार्यभार संभाला था जी। और इसके अलावा उन्हें संपूर्ण
जो सिस्टम होता है, टेक्निकल सिस्टम होता है, उसके विकास के लिए, अनुकूलन के लिए लक्षण वर्णन और सेंसर के आशांकन की जिम्मेदारी दी गई। वर्तमान समय में वो ऑप्टिकल उपकरणों के स्वदेशी विकास में एक टीम का नेतृत्व कर रही हैं। क्या बात है, माने कि संपूर्ण ऑप्टिकल सिस्टम के विकास में वो कार्यरत हैं। इस समय इन सब चीज़ों के साथ साथ मौमिता मेक इन इंडिया की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट को साकार करने की दिशा में भी काम कर रही हैं और जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में उन्होंने अपना योगदान दिया है। अपने देश को स्पेस के क्षेत्र में ऊंचाई तक पहुंचाना उनका सबसे पहला उद्देश्य है। जी, और ये सपने तो पहले जब हम पढ़ते हैं तो उस वक्त से देखने लगते हैं कि जब इस तरह की कोई चीजें पढ़ने को मिलती हैं तो उनमें बड़ा अलग सा ही कहते हैं कि एक मन लग जाता है। और इसी तरह का कुछ हुआ मौमिता दत्त जी के साथ भी, और फिर उनका ये मन करने लगा कि भाई क्यों ना ये किया जाए। लेकिन बड़ी विलक्षण सी बात है ना मौमिता दत्ता जी की संगीता, कि उन्हें संगीत में भी उतनी ही रुचि है, खेलों में भी उतनी ही रुचि है, और हमें तो ऐसा लगता है कि वो जो भी काम करती होंगी बड़ा परफेक्ट करती होंगी, किसी में कोई कमी नहीं रह जाए ऐसा तो कतई नहीं करती होंगी, क्योंकि जो करता है वो हर दिशा में एकदम पारंगत रहता है। जी बिल्कुल, खेलती भी होंगी अपनी तरह से। और यही तो प्रतिभा होती है रेणु जी, कि देखिए जब सब तरफ से प्रतिभाएं होती हैं तभी हम किसी न किसी एक प्रतिभा की तरफ ध्यान देते हैं, और सारी अलग अलग जो प्रतिभाएं हैं उनको हम समान रूप से देखते हैं, और उनमें भी जो आगे आते हैं उनसे भी बड़ी प्रेरणा लेते हैं कि भाई ये हुआ तो कैसे हुआ। जी हाँ। तो ये सारी चीजें हैं, यूँ कह सकते हैं कि खेल, संगीत और विज्ञान की एक समग्र रूप से दिखाने वाली व्यक्तित्व मौमिता दत्ता जी हैं। इन्हें हम यहाँ से सलाम कहते हैं, नमस्कार कहते हैं, अभिवादन करते हैं, और इनके क्रियाकलापों के लिए तो भाई नतमस्तक हैं हम। जी, बड़ी ही सुंदर अभिनेत्री संध्या। हाँ, और बड़ा ही सुंदर इनका नृत्य होता था। यानी धमाकेदार। हाँ, बड़ा सुंदर। और हमारे साथी ने लिखा आज रेडियो ने धमाकेदार वापसी की है, और अब मोबाइल फोन पर एप्लीकेशन के रूप में, इंटरनेट पर, आपके घरों में, गाड़ी में, कंप्यूटर पर, यहाँ तक कि अच्छे हेडफोन में भी एक जरूरी सुविधा के रूप में मौजूद है। प्रसारण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। यानी व्यस्त हमारे श्रोता हैं और हमने इनको और भी व्यस्त कर दिया। भाई ये देखो, रेडियो की तो अभी हम क्या कहें, हम लोग अगर कहेंगे बहुत तारीफ तो कहेंगे हम अपनी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। रेडियो आपका है। बात यह है कि हम इसको सुनते हुए काम भी कर लेते हैं, तो यही तो इसकी खूबी है कि कहीं से हमें ये डिस्टर्ब नहीं करता है, बल्कि हमारा और कहना चाहिए कि उत्साह बढ़ाता है और हमारे में ऊर्जा और बढ़ जाती है। कहीं हम बोर नहीं होते, अगर लंबा काम है तो हम लोग कहीं कोई संगीत लगा लेते हैं और काम करते रहते हैं। तो ये सारी खूबियां तो हैं, लेकिन फिलहाल जब हम रसोई घर में होते हैं तब भी लगा लेते हैं, गाने सुनते हैं। जी, और कई बार तो हम ये बहाना कर देते हैं कि भाई ये काम किया जाए तो फिर समय हमारा खराब हो जाता है, लेकिन रेडियो से ऐसा कुछ नहीं होता है, कह नहीं सकते। हाँ। लेकिन रसोई घर की बात आई तो भाई रसोई घर में चलिए आप संगीता जी, और थोड़ा सा कुछ व्यंजन बनाइए। हाँ जी बिल्कुल, है ना। मखाना काजू करी हम बताते हैं। क्या बात है, सीधे मखाना काजू करी, ठीक है जी। और उसके बाद मीठा भी बताएंगे ना। चलो ठीक है जी। तो मखाना काजू करी कैसे बनाते हैं, इसके लिए आप सामग्री नोट करें कि 1 कप मखाना और ये 25 लगभग काजू, यानी कि 2 जगह अगर आप चाहें तो ले लें, क्योंकि थोड़ा सा ये भिगाया हुआ काजू जो है वो आपको पीसना पड़ेगा। 1 घंटा कम से कम भिगो लें इसको। आधे कप तेल जो है मखाने को तलने के लिए, काजू को तलने के लिए आपको चाहिए, और 4 टमाटर ले लें। वैसे आपको अगर जो खट्टा पसंद हो तो 1 आध और बढ़ा घटा सकते हैं। 2 हरी मिर्च, हरा धनिया कटा हुआ थोड़ा सा, 2 टेबल स्पून अलग से तेल, 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, 1 पिंच हींग, आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और 1 छोटी चम्मच नमक, या फिर जैसा आप स्वाद में खाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, नमक ले लें। अब इसकी विधि ये है बनाने की, यानी कि मखाना। सबसे पहले क्या करना है? जी, सबसे पहले टमाटर, मिर्च और जो आपने काजू भिगो कर रखे हैं उन्हें पीस ले, यानी कि इसका पेस्ट आपको बना लेना है जी। और पैन में तेल गरम करके इसमें थोड़ा सा जीरा और हींग पहले डाल दें, और इसके बाद थोड़ा सा जब वो भुन जाए तो इसमें हल्दी पाउडर डाल दें। कसूरी मेथी आपको डालनी है थोड़ा सा जब आप मसाला डालेंगे तब, और साथ ही में धनिया पाउडर, यानी कि जो भी मसाले हैं वो उन्हें आप अच्छी तरह से भून लें। और इसके बाद
पिसा हुआ जो टमाटर का मसाला है, अलग से जो हमने पेस्ट बनाए हुए हैं जी, उनको लाल मिर्च पाउडर को डालकर, सभी को डालकर अच्छी तरह से भून लें। मतलब जिसमें टमाटर, जिसमें कि अदरक का पेस्ट भी है, लाल मिर्च पाउडर है, इन सबको मिलाकर उसमें डाल दें और उसको भून लें। हाँ, लेकिन शुरू में थोड़ा सा जो जीरा और हींग है उसको आप अलग से भूनें, यानी हल्का भून लें, तभी ये सब चीजें डालें। बिल्कुल। और उसके बाद अलग से एक पैन में तेल डालकर गरम करें उसे, थोड़े से काजू को हाँ हल्के से ब्राउन कर लें और उनको तलकर निकाल लें। फिर मखाने, क्योंकि मखाने के साथ बनानी है वो करी, तो फिर मखाने हल्के ब्राउन भी तलकर आप निकाल लें और क्रिस्प कर लें इनको, देख लें कि कुरकुरा सा हो जाए। और अब जो आपने मसाला भुना हुआ है उसमें जो आपने धनिया थोड़ी सी अलग से काट करके रखी है, तो 1 कप पानी भी डाल दें जिससे सारा मसाला अच्छी तरह से उबल कर पक जाए। और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें आप काजू और मखाने जो आपने भून कर रखे हैं उन्हें डालें और 4 मिनट तक ढककर पका लें। और फिर बाउल में जब आप निकालते हैं या जब आप ढक करके पका रहे हैं तो उसी समय गरम मसाला डालें, तो ज़्यादा कहते हैं कि स्वाद आता है। और बाद में आप उस पर हरी धनिया से गार्निश कर सकते हैं, या क्रीम कभी कभी हम लोग बाजार से भी खरीद कर लाते हैं, या फिर घर में मलाई रखी है तो उसको अच्छी तरह से फेंट लें और उससे भी आप उसको अच्छी तरह से मतलब सजा सकते हैं, बना सकते हैं, सजा सकते हैं। अभी तुमने कहा कि लोग कहते हैं ऐसा कि स्वाद आता है, तो तुम बताओ कि तुमने कब बनाया, तो कैसे डाला पहले, मतलब ये बताओ कि तुमने इस्तेमाल किया कि नहीं, बनाया कि नहीं। पिछली बार तो तुमने बनाया था, बहुत अच्छी बनी थी, तो इसका मतलब कि जो तुमने जैसे कहा कि मसाले थोड़ा सा ऊपर से बुरकेंगे तो उससे अच्छी खुशबू आ जाएगी, है ना जी। गरम मसाला वैसे कहते हैं कि मसालों के साथ न डालें तो ज्यादा अच्छा है, बाद में थोड़ी देर बाद फिर कहते नहीं है, ये संगीता कह रही है भाई, हम बता दे रहे हैं वैसे तो अपनी अपनी पसंद है। नहीं बिल्कुल, बात अपनी जरूर पसंद की बात है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम एक दूसरे से साझा करते हैं तो बेहतर से और बेहतरीन होती जाती हैं चीजें, है ना। और जैसे क्रीम की बात कही तो इसको क्रीम को चम्मच से अच्छे जंग से जैसे आप चाहें सजा सकते हैं ऊपर से, फिर उसमें एक धनिया की पत्तियां रख सकते हैं बड़े खूबसूरत अंदाज में, तो सबका अपना अपना तरीका होता है। ऊपर चाहे तो आप 1-2 काजू अलग से उसमें सजा दें, तो ये निर्भर करता है कि किस तरीके के मेहमान आ रहे हैं, या कुछ लोग तो खुद भी घर में खाते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल मेहमान के लिए सजाया गया है ना, और अच्छा लगता है। हाँ, कई बार तो बहुत अच्छी तरह से देखिए जब सजावट की जाती है तो ही मन करने लगता है खाने का। बिल्कुल सही ये बात है। अगर हम शाही पनीर की बात करें तो कैसा रहेगा? हाँ, शाही पनीर तो बड़ा ही पसंदीदा है और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को बड़ा पसंद आता है ऐसा। हाँ। तो मतलब आज सारी बातें बच्चों के लिए ही होंगी, बच्चों के पसंद की होंगी, और उनको व्यस्त रखना है कैसे ये हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम जो शाही पनीर है उसके लिए हम जो सामग्री चाहिए वो है 500 ग्राम पनीर, टमाटर 3-4, ये निर्भर करता है कि उसकी साइज़ कैसी है, कितना बड़ा है और कितना खट्टा है। वैसे आजकल के टमाटर खट्टे कहाँ होते हैं, देसी टमाटर हो तो ही होते हैं। हाँ, जी। 1 या 2 हरी मिर्च, 1 इंच आधा अदरक का टुकड़ा, जीरा आधी छोटी चम्मच, काजू आधा कप, और इन सब का पेस्ट बना लें। थोड़ी देर भिगो दे काजू को तो पहले से, फिर 1/4 छोटी चम्मच मिर्च पाउडर, ये भी अपने स्वाद के हिसाब से आप रखें, हींग 1 चुटकी, हल्दी आधी छोटी चम्मच, नमक जैसा कि आप पसंद करते हो, गरम मसाला भी 1/4 छोटा चम्मच या थोड़ा कम ले सकते हैं आप, धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, हरी धनिया भी थोड़ी सी कसी हुई रखें आप, कटी हुई बारीक, तेल 3 टेबल स्पून चाहिए। अब इसको बनाने के लिए क्या करना है कि एक पैन में जो तेल हमने बताया उसमें से सारा नहीं, 2 टेबल स्पून तेल गरम कर लें। उसके बाद हींग जीरा हल्का मतलब डाल दें उसमें। जब वो भुन जाए तब उसमें हल्दी, धनिया पाउडर, टमाटर, अदरक हरी मिर्च का जो पेस्ट है और उसी में लाल मिर्च डालकर इसको अच्छी तरीके से भून लें। अब जब ये भुन जाए तब उसमें काजू का पेस्ट डाल दें, मसाले को भून लें, साथ में पनीर के बड़े टुकड़ों को अलग से तल लें बहुत हल्का सा। और मसाला जब तेल छोड़ने लगे तो हल्की सी करी लगाकर नमक डालकर करी उबाल लें। और गरम मसाला आधा हरी धनिया कटी हुई रखी थी वो, पनीर के टुकड़े डाल दें और उसके बाद 2-3 मिनट तक पका लें। फिर बचा हुआ हरा धनिया डाल दें। तो और अगर अलग तरह से बनाना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग पनीर के जो टुकड़े होते हैं शाही पनीर में थोड़े बड़े काटते हैं, कुछ लोग उसको तल भी लेते हैं, हल्का सा शैलो फ्राई कर लेते हैं, और कुछ लोग तो उसको कच्चा भी डालें, तो कच्चा डाल सकते हैं, अच्छा लगता है। बिल्कुल। और अगर आप कसूरी मेथी और मलाई पसंद करते हैं तो 1 चम्मच कसूरी मेथी को क्रश करके करी के मसाले में भून लें, और 500 ग्राम अगर पनीर है तो उसमें 1 कप मलाई फेंटकर मसाला भुनने के बाद डालें, और इसी समय काजू के पेस्ट को भी आप डाल सकते हैं। मलाई और कसूरी मेथी से शाही पनीर का स्वाद बढ़ जाता है। शाही पनीर तैयार होने के बाद परोसते समय ऊपर से 1 चम्मच फेंटी हुई मलाई डालकर
भी आप परोस सकते हैं। हाँ। और इसके मसाले में आप चाहें तो पनीर का जो टुकड़ा है 1-2 वो भी आप क्रश करके उसमें डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा उसकी ग्रेवी जो है वो रिच हो जाती है। जी जी। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं रेणु जी इसमें कि हल्की सी मिठास रखते हैं जी, तो थोड़ी सी चीनी भी कई बार देखा गया है कि डालते हैं इसमें। हाँ, तो अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। और अगर कभी कभी मतलब लोग क्या डालते हैं हम ये बता रहे हैं कि अगर आप चाहें तो शक्कर डालें, चाहे तो थोड़ा सा गुड़ डालें, या और कोई अगर ख़ास मेहमान आपके आ रहे हैं या आपको कुछ बेहतर चाहते हैं वाकई, तो उसमें आप थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं 1 चम्मच, तो उसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल अलग आता है और बड़ा अच्छा लगता है। जी जी। शाही पनीर की तो बात ही अलग है। हाँ, तो उसमें शहद आप डाल सकते हैं। और मसालों की जहाँ तक बात है उसमें ये भी कर सकते हैं कि मसालों को पूरा भूनने के बाद लोग छान भी लेते हैं और पानी से, ताकि उसमें जो रंग है वो ना बदले और उसका जो रंग थोड़ा सा पीला सा है, बिल्कुल सुनहरा सा रंग है, वो बना रहे। हाँ, जी, क्योंकि उसका रंग बड़ी उसकी खासियत है। जी हाँ। हाँ। और हमारे साथी लोग भी बहुत अच्छा कुछ लिखकर भेज रहे हैं। संगीता, हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि पुरानी यादें हमारे जहन में बेहद लंबे समय तक रहती हैं। कुछ ऐसी ही यादें हमारे साथ रेडियो के साथ भी जुड़ी हैं। रेडियो कभी हमारे पास मनोरंजन का एकमात्र साधन हुआ करता था, लेकिन समय के साथ और तकनीक के बढ़ते प्रसार ने सूचना के इस हथियार को जैसे आउटडेटेड कर दिया। लेकिन रेडियो का इतिहास बेहद बेहतरीन और रोचक रहा है, जिसे भुला पाना संभव नहीं है। हालांकि आउटडेटेड कैसे कह रही हैं हमारी श्रोता नहीं पता, क्योंकि ये जितने हमारे श्रोता लिखकर भेजते हैं ये हमारे इतने प्यारे श्रोता हैं, बराबर सुनते हैं, बहुत अच्छी अपनी विचार लिखकर भेजते हैं और बहुत अच्छी टिप्पणियाँ होती हैं इनकी। तो भाई आप लोगों के रहते हैं हम अपडेटेड रहते हैं, आउटडेटेड तो हो ही नहीं सकते, है ना। गाने भी ऐसे ही हैं भाई। हाँ। देखिए दिन प्रतिदिन हम बजा रहे हैं, इतने सालों से बजा रहे हैं। जी हाँ, लेकिन बिल्कुल। वो गाने आज भी इतने कर्णप्रिय हैं। बिल्कुल। और इसी से ये भी समझ में आता है कि भाई जब उनकी इतनी ख्वाहिश है लोगों को, हाँ, यानी इतने लोकप्रिय हैं वो। जब गीत इतने लोकप्रिय हैं, आज भी बड़े प्रासंगिक भी हैं, तो फिर रेडियो कैसे नहीं हो सकता है। बिल्कुल, रेडियो तो ही है प्रासंगिक। भाई प्रासंगिक की बात चली तो आजकल अभी त्योहार जैसे गुजरे, नाश्ता तो तुमने आज कुछ बताया ही नहीं। संगीता, बता रही हो? एक बिल्कुल सीधा साधा सा ही है, लेकिन चूड़ा जो हमेशा हम इस्तेमाल में लाते हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे बड़ा पसंद करते हैं। तो क्योंकि सादा भी होता है, इसमें बहुत सारे मसाले नहीं होते, तो रोस्टेड पोहा नमकीन इसको कहते हैं, या फिर हमारे महाराष्ट्र में इसे चिवड़ा भी कहते हैं, कई जगह इसे चूड़ा कहते हैं, कई जगह चूड़ा कहते हैं, पोहा कहते हैं, बहुत सारी जगहों पर जी। तो इसे बनाना है रोस्टेड नमकीन पोहे को, तो आप 200 ग्राम पोहा या चूड़ा, अब इसमें 2 तरह का होता है, या पतला वाला ले लें या फिर थोड़ा सा जो मध्यम होता है वो ले लें। वो दोनों ही तरह के चूड़े आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और 3 टेबलस्पून तेल, 1 कप मूंगफली के दाने और सूखा थोड़ा सा नारियल, मतलब इसको पतला पतला लंबा काट लेना है। और 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी करी पत्ता आप ले लें 10 या 12, और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून किशमिश और 2 छोटे चम्मच चीनी पाउडर ले लें। जी, मतलब चीनी का पाउडर, यानी चीनी पीस लें, मतलब थोड़ी सी पहले मतलब उसको मिलाना पड़ेगा, थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा नमकीन रहता है। और पोहे को पहले सूखी कढ़ाई में रोस्ट कर लें, उसमें तेल नहीं डालना है, 5 मिनट तक कढ़ाई से निकाल लें। फिर उसके बाद और फिर मतलब ये भूनना मतलब कितना भूनना है ये आप समझिए। अगर ज़्यादा भूनने का मन है तो थोड़ा सा ज़्यादा भी भून सकते हैं, कम भूनना है तो कम भी भून सकते हैं। फिर उसमें मतलब एक कढ़ाई में तेल गरम करें, इसमें जो मूंगफली है उसको आप तल के निकाल लें या भून के निकाल लें, हल्के ब्राउन। और बचे हुए तेल में, क्योंकि तेल बच जाता है, क्योंकि जब मूंगफली भूनेंगे तो वो उतना ज्यादा तेल सोखती नहीं है, तो तेल जो उसमें बच जाता है उसी में आप जो पतला लंबा आपने नारियल काटा हुआ है उसको भी हल्का सा ब्राउन सेक लें, क्रिस्प कर लें इसको। पैन में अगर तेल है तो ठीक है, नहीं तो फिर 1 टेबलस्पून आप उसमें तेल ऐड कर सकते हैं, ले सकते हैं। और मूंगफली और नारियल जो आप भूनते हैं उसमें तो तेल होता ही होता है, तो आप तेल बहुत सावधानी से डालें, जिन्हें कम पसंद है वो कम डालें, उसमें भी बन जाएगा। और अब जो बचा हुआ तेल है उसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च आप डालकर भून लें, इसी में थोड़ा सा करी पत्ता डाल दें, हल्दी डाल दें, किशमिश डाल दें और सबको हल्का भूनकर इसमें रोस्टेड पोहा जो आपने पहले भून करके रखा है उसे आप डाल दें। और
नारियल और मूंगफली के दाने जो आपने सेक कर रखे हुए हैं, उसके साथ में 1 छोटा चम्मच नमक और या तो फिर स्वाद अनुसार 2 छोटे चम्मच चीनी पाउडर जो आपने ले रखे हैं, एक एक करके आप सबको डाल दीजिए। लगातार आप इसको चलाते रहिए, किसी प्याले में निकाल लीजिए। क्या बात है, क्या बात है। खूब कुरकुरे से खाइए। कुछ लोगों को, हाँ बिल्कुल खाइए, खिलाइए। और कुछ लोगों को जैसे खट्टा पसंद आता है तो थोड़ा सा आप अमचूर डाल सकते हैं, पिसा हुआ, कोई खटाई भी डाल सकते हैं, ये आपके स्वाद पर निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल रोस्टेड पोहा जो है वो आप बहुत अच्छा नाश्ता है जी, और बनाकर आप रख भी सकते हैं। हाँ, ज़्यादा खा भी लिया जाए तो नुकसान नहीं करता है। जी हाँ, और इसके साथ आप बनाकर रख भी सकते हैं। हाँ। जैसे बाकी हम नमकीन रखते हैं वैसे रख सकते हैं, आप शाम को चाय के साथ भी ले सकते हैं। और नहीं होता। जी हाँ, अब आ रही है बच्चों की बात कि बच्चों को कैसे व्यस्त रखा जाए। तो क्या बच्चों से ये बनवाया जा सकता है? बच्चे थोड़ी बहुत चीजें तो बना सकते हैं। जी हाँ, तो यानी तो फिर सजा सकते हैं। हाँ, ये अगर दे दिया जाए तो फिर उनको कहा जाए कि भाई इसको अच्छी तरह से डाइनिंग टेबल में सजाओ। बिल्कुल सही बात है कि सजाएंगे तो उनका मन खुद ही ऐसा करने लगेगा कि भाई इसको खा लिया जाए। तो फिर वो मूंगफली खाएंगे और सारा चिवड़ा छोड़ देंगे। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, मूंगफलियां निकाल देते हैं, चूड़ा खा लेते हैं। तो ये निर्भर करता है कि आपके बच्चे को क्या पसंद है ना। हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि हमारे ज़माने की बात ही दूसरी थी, जैसे तुमने कहा था, इन्होंने बात पकड़ ली। इन्होंने लिखा कि हमारे ज़माने की तो बात ही दूसरी थी। खासकर गर्मी की छुट्टियों में या तो हम गाँव जाते थे और अगर नहीं गए तो हम सिलाई सीखते थे। वो भी कोई स्कूल में नहीं, पास पड़ोस में कोई नानी चाची थी जो बहुत अच्छा सिलाई जानती थी, मशीन वाली नहीं, कढ़ाई, बुनाई, क्रोशिया, कारपेट जिसे दो सूती बोलते हैं, ये हमने सीखा है। और कुछ नहीं तो गुड़ियों के लिए ड्रेस भी होती थी, क्योंकि उनकी शादी भी छुट्टी में ही करनी होती थी। क्या बात है जी। और उसके लिए बकायदा दर्जी के पास जाया जाता था, क्योंकि हमें पता था कि भाई कतरन उसी के पास होगी, तो फिर जाते थे और पहले से ही निगाह रखी जाती थी दर्जी के ऊपर भी कि भाई ये तो बहुत अच्छी सी सिलाई हो रही, तो इसका कपड़ा जो है बचेगा तो उसको मांगा जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग तरीके के कपड़े, क्योंकि देखिए जब हमें थोड़े थोड़े कपड़े चाहिए, छोटी छोटी गुड़िया रहेंगी, छोटे छोटे गुड्डे रहेंगे, बड़ा कपड़ा तो कोई हमें देगा नहीं दुकान वाला, तो छोटे छोटे हम लोग दर्जी के यहाँ से ही लिया करते थे। तो भाई संगीता पहुंच गई बचपन में, आपने जो बात साझा की। और जो आपने कहा कि हमारे समय की बात अलग थी, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर सिलाई सीखने की और सिखाने की बात है तो ठीक है, अगर आसपास कोई दादी नानी चाची नहीं है तो कोई बात नहीं, अब स्कूल जगह जगह खुल गए हैं, हम उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन सिलाई तो सिखा ही सकते हैं अपने बच्चे को ना। अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है आपका, तो आप कोशिश करें कि ऐसे किसी भी सिलाई, आपने एक क्लू दिया है कहना चाहिए, चाहे वो सिलाई हो, पेंटिंग हो, या कोई भी ऐसा छोटा मोटा संगीत हो, किसी भी कला की किसी भी विधा में आप उसको सीखने के लिए भेज सकती हैं जी। और गुड़ियों के कपड़े भी बनाते बनाते कई बार हम लोग सीख जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, इतना तो समझ में आ ही जाता है कि भाई हाँ, बाह कहाँ लगानी है, घेर कैसे बनाना है, उसमें चुन्नट कैसे डालनी है, और फिर अपनी भी जब फ्रॉकें देखते हैं तो उस हिसाब से उसको कहाँ पर मोड़ना है, कहाँ उसमें फिनिशिंग चाहिए, कहाँ अच्छा होना चाहिए, तो ये हम लोग थोड़ा थोड़ा सा सीख जाते हैं। अब देखो हम, बच्चे चाहें तो फिर कर सकते हैं। नहीं, बच्चे नहीं चाहें, ये तो माताओं को चाहना होगा कि बच्चे क्या सीखें या उनको किस तरह से कहीं और ले जाएं। नहीं तो बच्चों के पास तो बहुत विकल्प हैं, टेलीविजन देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, और बस यही करते रहते हैं, या टैब लेकर बैठ जाते हैं। तो ये तो हमें कैसे व्यस्त रखना है, तो ये हमें सोचना है ना। बीच में कभी ऐसा भी हो जाए कि इंटरनेट के कनेक्शन थोड़े समय के लिए नहीं है, तो बड़े परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या हो गया। बिल्कुल सही जी। तो दूसरी तरफ ध्यान आकर्षित करना उनका भी बड़ा जरूरी है। देखो, अपने जैसे कि कढ़ाई और के अलावा अगर पेंटिंग की बात की तो हमारे साथी ने लिखकर भेजा, जिन बच्चों को किसी कला के प्रति विशेष लगाव होता है वो अपनी छुट्टियों का भरपूर इस्तेमाल कलात्मक कार्यों के संग कर ही लेते हैं। अपने समय की स्कूल की छुट्टियों में हम या तो किचन में नई रेसिपी ट्राई करते थे या पेंटिंग में रंगों के संग अपनी कल्पना को रंगते थे। मेरे लिए तो पाक कला एवं चित्रकला संग समय व्यतीत करना बेहद ही बरकरार रहेगा। बिल्कुल सही बात है जी। और देखिए उस समय के जो रेणु जी माता पिता होते थे, जो अभिभावक होते थे, वो भी थोड़ा जोखिम उठा लिया करते थे कि हाँ चलिए, अगर बच्चा सीख रहा है और उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो चलिए कोई बात नहीं है भाई, थोड़ा सा बिगड़ेगा ही, लेकिन वो फिर बन जाएगा। तो इस तरह से बच्चे सीख भी जाते थे। तो भाई ऐसा है कि उस समय इस समय की तो बात फिर हम कहेंगे कि उस समय का कोई भी समय बदला नहीं है, और ये ऐसा कोई जोखिम नहीं है जिससे कि कोई
कोई दिक्कत हो रही हो या कोई ऐसी दुर्घटना हो रही हो। जैसे तुमने कहा कि जोखिम उठाते थे, तो हमने जैसे पहले भी बातें की हैं कि अगर आप रसोई घर में काम कर रही हैं तो आपके बेटा हो या बेटी जो भी हो, उसको बगल में बैठा दीजिए, एक और चकला बेलन दे दीजिए, बच्चों वाला दे दीजिए, वो छोटी छोटी रोटियां बेल कर दे, आप उसको बड़ा कर लें, थोड़ा मोटा मोटा बेलने दें उसको, धीरे धीरे सीख जाएगा जी। और जाहिर है कि फिर वो व्यस्त रहेगा और उसको ये खुशी लगेगी कि जो माँ काम कर रही है बहुत बड़ी है, वो काम हम भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और कई बार जो बागवानी के लिए भी हम लोग जाते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनको भी, उनका भी रख रखाव कैसे होता है, और पौधों के बारे में भी आप बता सकते हैं उन्हें कि देखिए ये जो है वो औषधीय हैं, या कोई कोई पौधे ऐसे होते हैं कि भाई जिनमें कि ज्यादा सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है, किसी किसी पौधे में कम सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है, कोई सुंदर से फूल होते हैं, तो इस बारे में भी हम जानकारी उनको दे सकते हैं। जानकारी तो देना ही चाहिए, लेकिन जानकारी के संग संग हमें लगता है कि वो बोर हो जाएंगे, तो जानकारी तो दें लेकिन साथ साथ उससे उनसे वो काम साथ में करवाएं। जैसे अगर आप पौधे रोप रहे हैं या कुछ गुड़ाई कर रहे हैं, निराई कर रहे हैं, तो साथ में करवाएं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। और अब तो बच्चों के लिए बड़े अच्छे अच्छे खिलौने आ गए हैं, गार्डनिंग के भी आ गए हैं, तो जैसे भी उनके संग उनके वो खिलौने लेकर उनको साथ में करवाएं तो उन्हें बड़ा मजा आएगा कि भाई जैसे बताया ना, उन्हें बड़ा फक्र महसूस होगा कि अच्छा बड़ों की तरह हम भी काम कर सकते हैं। तो आप अपने साथ लगाए रखें। ये संगीता जो है ना, बड़े हम लोग थोड़ा सा अपने खुद भी आलस से करते हैं कि अरे थोड़ा सा फैलाएंगे करेंगे तो इनको किनारे बैठा दो, कुछ इधर व्यस्त कर दो, तो ऐसा ना करें आप। थोड़ा सा आप परेशानी तो नहीं कहेंगे, आपको भी थोड़े दिन बाद अच्छा लगने लगेगा क्योंकि यही बच्चा जब बड़ा होगा थोड़ा सा तो आपकी मदद करेगा, है ना। और संगीत में भी बड़ी बच्चों को रुचि होती है, तो संगीत अगर मतलब सुनते हैं या फिर उसमें रुचि रखते हैं तो उसको कुछ न कुछ आप सिखाएं और कुछ न कुछ बताने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लंबा सफर जिंदगी में तय कर जाते हैं तो ये सोचते हैं कि भाई हमने अपने बच्चे को ये क्यों नहीं सिखा दिया, ये क्यों नहीं बता दिया। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा पछतावा न रहे, और उसके साथ साथ बच्चों में क्या हुनर है, इस बात को भी थोड़ा सा आपकी पारखी नज़र है, आप माँ हैं या पिता हैं, तो आप देखें कि बच्चे में क्या है गुण, उसको भी थोड़ा सा आप पॉलिश कर सकते हैं, उसको और थोड़ा सा निखार सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो वो और अच्छे से वो चीज़ सीख जाएगा, है ना। क्योंकि अभिभावकों का जो उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, कहते हैं कि मतलब जो साथ उनका रहता है वो बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। कहीं आप किसी खेल को खेलने के लिए भेज रहे हैं तो उस वक्त आप देखें कि आप खुद साथ में अगर चले जाएंगे तो बड़ा अच्छा है। कोई चीज़ सीखने के लिए भेज रहे हैं तो आप साथ में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ एक बात और है कि अगर बच्चों को उनका मन लगाने देना है, या जैसे बाकी हम लोग जो जिसमें वो आजकल उलझना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो उससे दूर रहें उन सारी चीज़ों से, तो उन्हें खेल खिलाएं। दूसरा, जैसे बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं, बहुत सारे हमारे साथियों को याद होगा कि बचपन में हम लोगों ने अपनी अम्मा की साड़ियाँ पहनी हैं, या दुपट्टे तो नहीं मिलते थे तब, साड़ियाँ लपेट लपेट के वो बड़ी बड़ी 5 गज़ की और 6 गज़ की साड़ियाँ पहनी जाती थी, तो आप उनको दुपट्टा वगैरह दे दें, थोड़े कपड़े दे दें ताकि वो पहने ओढ़ें। राजा रानी बन जाया करते थे, तो वो सब दे दिया करते, तो आप भी दे दें, आप बिल्कुल यही हम कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा आपका घर फैलेगा ज़रूर, लेकिन आपको अच्छा लगेगा कि आपके जो नौनिहाल हैं वो खुश हो रहे हैं और व्यस्त हैं, और जो ये बाकी चीज़ें हैं जिनसे हम जो उनके लिए नुकसानदेह हैं उससे वो दूर हैं, है ना संगीता। तो जैसे तुमने कहा कि परेशान होते थे, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा परेशानी होगी, थोड़ा समेट लीजिएगा आप बाद में, लेकिन समेटवाइए ये बात भी सही है। सुबह उठ करके अपनी चादरें तय करें। जी बिल्कुल। तो मैं अपनी चादर तय करें, अपनी चीजों को ठीक से लगाएं, अपने सामान अच्छी तरीके से रखें। जी हाँ। तो इससे भी उनका समय थोड़ा सा कटेगा। यानी कि आप अलमारी अगर सुव्यवस्थित कर रहे हैं तो उसमें भी उन्हें जोड़ लें। इसके साथ साथ जैसे हमने साड़ी की बात कही कि कपड़े पहनते हैं बड़ों की तरह, ऐसे ही बच्चे कुछ चाहते हैं कि कोने में एक घर बनाना चाहते हैं, कुछ कपड़ों को लेकर, कुछ और सामान को लेकर, तो उन्हें बनाने दें। इसी के साथ ही सखी सहेली कार्यक्रम समाप्त करने की हम आपसे इजाजत चाहते हैं। तो रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।